हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी आज का हमारा जो लेक्चर है कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कंडीशंस होते हैं कि हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं क्यों बनाते हैं? एक्चुअली दोस्तों, आयनिक बॉन्ड में हम लोग पढ़ रहे थे कि आयनिक बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच में बन रहे थे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके वो बनाते, या एक मेटल हो या नॉन मेटल हो। इस तरह का हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं जो एक ही मेन कंडीशन हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पे, वह मेन कंडीशन है कि व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0 और लिटिल मोर, देन द बॉन्ड फॉर्म इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज कोवेलेंट कंपाउंड। दोस्तों, अब जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, अब आपने कहा H2 में दो एटम है दोस्तों, H और इनके बीच में आपने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, HH बना दिया दोस्तों। अब जो यह दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो यह एटम आपका क्या हो गया? सिमिलर एटम। अब सिमिलर एटम हो गया, सिमिलर एटम होने के नाते इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, E&D का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनकी क्या है दोस्तों? 0 है। चलो भाई, ये सिंगल बॉन्ड है, यह बॉन्ड आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं O2 का। O2 का आपने जब बनाया था दोस्तों, या आप बनाते हैं, तो O2 में ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जुड़े होते हैं, मतलब प्रत्येक O एटम एक दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन देता है या एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है दोस्तों, और इनके बीच में यह बॉन्ड बन के जाते हैं। मैं इसको नीचे दिखा दूं, इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी सिमिलर एटम है, और सिमिलर एटम यहाँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। सिमिलर एटम का मतलब हो गया इनका E&D आपने क्या कहा? 0 है दोस्तों। इसी तरह से तीसरा भी, आप यह डबल बॉन्ड की बात हो रही थी, अब मैं N2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहूँगा बोर्ड में। चलिए दोस्तों, अब अब इनके बीच का जो बॉन्ड बना, यह आपका बना N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इनका दोस्तों ये भी सिमिलर एटम है, और सिमिलर एटम है तो इनका E&D आपने क्या कहा? कि 0 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका 0 हो गया, क्योंकि यह सिमिलर एटम है। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने पढ़ा कि जब दो एटम आपस में जुड़ करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए फॉर स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त करने के लिए आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और 2 एटम बनाए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनाए, तो उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होना चाहिए या थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लिटिल मोर। तो दोस्तों, ये तो होगी बात। अब बात आप करेंगे HCl की, HBr की, H2O की। तो उनके साथ भी इसी तरह से होता है दोस्तों, जैसा कि आपका H2O है। हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं। अब आपने एक और कंपाउंड बना लीजिए, आप NH3 बना लीजिए। चलो दोस्तों, NH3 बनाते हैं। तो N का होता है 7N और H का होता है आपका 1H। तो आपने क्या बना लिया दोस्तों? आपने बना लिया, N का होता है 2,5। अब H का आपने बनाया इसके साथ, H हो गया, H हो गया, H हो गया, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे इनके पास लोन पेयर भी हो गया। देखिए, इनका हो गया डबलेट, इनका भी डबलेट, इनका भी डबलेट, और ये हो गया। और ये नाइट्रोजन ने अपना पूरा इनके साथ मिल करके बना लिया ऑक्टेट। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा यह जो कंपाउंड बन गया, वह क्या बन गया? NH3 बन गया दोस्तों, NH3 बन गया। तो इस तरह से हमारा एक NH3 कंपाउंड बन गया। मतलब कि हम लोगों ने यह चीज़ जान लिया कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग समझ लिए।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होनी चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक छोटा सा टर्म आता है कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या होती है दोस्तों? एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो कोवैलेंसी पढ़ेंगे, नोट करके। कोवैलेंसी क्या होती है दोस्तों? कोवैलेंसी, तो पहली चीज तो आप जान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by an atom of element for sharing to attain stable noble gas कन्फिग्रेशन। मतलब स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम, कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड हो रहा है, यह कोवैलेंसी हो गया। या दूसरा आप समझ लो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम, किसी भी एटम के द्वारा जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आपने फॉर्म किया हुआ है दोस्तों। एक चीज़ तो बात ही हो गई। तीसरी बात भी बता दें कोवैलेंसी के बारे में। कोवैलेंसी से ही आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हो, कोवैलेंसी जानना जरूरी है दोस्तों। चलो भैया, तीसरी बात यह है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन इन s and p ऑर्बिटल ऑफ एटम। किसी भी एटम के s and p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको दोस्तों मैं यहीं पे समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। s and p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। देखा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह मैं बोल दूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए फ्लोरीन का दोस्तों, तो होता है 2 ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिखूं 1s2 2s2 2p5 सॉरी फ्लोरीन 9 होता है 2p5। तो दोस्तों यहाँ s के पास, तो हम इस s की बता रहे हैं, इस s को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ p के पास देखिए 1 2 3 4 5 5 2 7 2 9, हाँ ठीक है। तो दोस्तों फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? तो हमारे फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी कोवैलेंसी हो गई दोस्तों फ्लोरीन के लिए 1। तो चलो भैया ये तो कोवैलेंसी हो गई तीसरी बात। अब कुछ कोवैलेंसी का कुछ एक और पॉइंट्स बता दें, चौथे पॉइंट में बताएंगे दोस्तों कोवैलेंसी की। देखिए चौथा पॉइंट्स क्या कोवैलेंसी का कहता है दोस्तों। हम लोग कोवैलेंसी पढ़ रहे थे ना, हाँ कोवैलेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, तो चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल एक हम लोग कल्पना कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे होता है फर्स्ट ग्रुप, यहाँ सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ हम लोग 13 की बात करें, यहाँ हम लोग दोस्तों 13 की बात करें, मैं उसको ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ। 13 की बात करें, 14 की बात करें, 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें और 18 जो कि आपका होता है नोबल गैस। तो दोस्तों बात करते हैं इनका। फर्स्ट ग्रुप है तो इनकी कोवैलेंसी +1 हो जाएगी और सेकंड ग्रुप है तो 2 हो जाएगी, ऐसे समझ लो आप।
13 है 283, इसका अगर एलिमेंट आप एल्यूमिनियम उठाते हो दोस्तों 13Al तो हो गई 283। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, निकालने के भी तरीके हैं। 14 है, 14 का कार्बन होता है, कार्बन का अगर आप यहाँ पे कार्बन का निकालोगे 2 और 4 तो डायरेक्टली इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसका 4 होता है। दोस्तों 15, 16, 17, 18 के लिए रूल है कि इन तीनों के लिए जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको 8 माइनस कर देंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनके लिए, इन तीनों के लिए दोस्तों लास्ट इलेक्ट्रॉन इज सब्ट्रैक्टेड बाई 8 के द्वारा आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी इसकी कोवैलेंसी आ जाएगी दोस्तों। अब इसका क्या है, इनका तो 0 होगा क्योंकि ऑक्टेट पूरा है। इनका आएगा क्या, 17 का देख लेते हैं। 17 का देखेंगे, जैसे 17 की जगह इसमें आते हैं 15 फास्फोरस का कर लें, यहाँ सल्फर का कर लें, यहाँ आप किसका कर लेंगे, आप फ्लोरीन का कर लेते हैं, क्लोरीन का कर लेते हैं दोस्तों। तो चलो भैया इन तीनों का कर लेते हैं। एल्यूमिनियम से समझा ही दिया मैंने आपको। अगर आप फास्फोरस का करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, फास्फोरस का 285। तो लास्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगी, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी कोवैलेंसी हो गई 3 हो गई दोस्तों, 3 कोवैलेंसी इसकी हो गई। इसी तरह से जब आप बात करेंगे, आप सल्फर की बात करेंगे दोस्तों, सल्फर का होगा, इसका तो मैं 0 बता चुका हूँ, सल्फर का होता है 286, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, तो 2 इसकी हो गई क्या, कोवैलेंसी की बात हो गई दोस्तों, 2 इसकी कोवैलेंसी हो गई। तो चलो भैया ये 2 हो गई कोवैलेंसी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपने फास्फोरस की बात की तो इसकी हो गई प्लस, इसकी हो गई 3 के द्वारा। ये चार्जेज होना शो करिए, चार्जेज आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए होता है। 3 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ हो गया 1। तो आप इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। बाकी जो ये बीच के ग्रुप होते हैं ये आपका कोऑर्डिनेट वाले होते हैं, ये कोऑर्डिनेट के लिए होते हैं। तो फिलहाल आप जान लो कि ये फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 18 के लिए 0, 17 के लिए 1, 16 के लिए 2 एंड 15 के लिए 3। उधर से आपने निकाल दिया, कोवैलेंसी का चौथा पॉइंट हो। उसके बाद दोस्तों कोवैलेंसी के 5वें पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। दोस्तों तो चलो भाई कोवैलेंसी के 5वें पॉइंट का डिस्कशन जब हम करते हैं तो देखा जाए 5वां पॉइंट क्या कहता है कोवैलेंसी का। 5वां पॉइंट ये कहता है कि सम एलिमेंट्स, सम जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे भी होते हैं वह उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, कुछ होते हैं जिनके पास होता है। सम एलिमेंट्स have not vacant d orbital, then covalency is determined by unpaired electron in outermost cell, या कहिए आप कहेंगे क्या, सबसेल। सबसेल कौन कौन से, यस एंड पी की बात हो रही है। चलो भैया ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन कुछ एलिमेंट्स वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। चलो भाई उनकी बात कर लेते हैं, वैकेंट वालों की बात किया जाए। सम एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। देन इट रिप्रेजेंट वेरिएबल
कोवैलेंसी। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड इंक्रीजिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। अब जैसे ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? एग्जाम्पल हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये लोग हैं इनकी बात हम लोग कर रहे थे। इनके अलावा बाकी तो हम लोग कर ही चुके हैं दोस्तों। तो अब ये थे आपके कुछ एलिमेंट्स जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि ऐसे हैं। अब उस एलिमेंट में मैं आपको दो एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ही से समझ में आ जाएगा, दूसरे की एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है। पाँचवें पॉइंट का एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। 15p फास्फोरस का, इसको आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके आगे 3d आएगा दोस्तों। इसके आगे जो आएगा वो 3d आएगा, मतलब ये एक्साइटेड होकर के जा सकते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12, अब 12 और 3 यहाँ पे क्या हो गया 15, 12 और 3 15। चलो भैया हम इनकी बात छोड़ देते हैं। इनके में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इनके में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3s2 से। तो दोस्तों यह s का मैं बना रहा हूँ 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, और इनकी बात करते हैं p की बात करते हैं। p के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, 3p हो गया। और d का मैं भर चुकी है एक्साइटेड होके d में जाएंगे 1 2 3 4 5, यह मैं 3d बना रहा हूँ। अभी इनकी कोवैलेंसी कितनी है दोस्तों? अभी इनकी कोवैलेंसी आपको 3 दिखाई दे रही है, क्योंकि अनपेयर्ड 3 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो इनकी कोवैलेंसी यही हो गई, कोवैलेंसी हो गई 3 दोस्तों। चलो भाई हो गई। लेकिन यह कब है? ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अब एक्साइटेड कर दिया। एक्साइटेड जब करेंगे तो दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के डी में चला गया। अब यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, कौन सा? 3s वाला। p वाला तो 3 इलेक्ट्रॉन था ही आपके पास, ऐसे ये था 3p का। d की जब बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 3d में चला गया। अब क्या हो गया दोस्तों? जब 3d में चला गया तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? अब यहाँ पे टोटल, इसका मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड के साथ नीचे प्रॉब्लम है। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके कितने हो गए दोस्तों? 5। तो जब 5 हो गए इनकी कोवैलेंसी अब कितनी हो गई? इस कंडीशन में, एक्साइटेड कंडीशन में कोवैलेंसी इनकी हो गई 5। मतलब कि एक्साइटेड कंडीशन में इनकी कोवैलेंसी बढ़ गई। ये हो गया वेरिएबल कोवैलेंसी की बात हो गई दोस्तों। अब यहीं पे मैं अगर दोस्तों इसी एग्जाम्पल के साथ मुझे अच्छा मिल रहा है मौका समझाने के लिए, तो मैं समझा दूँ सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p एंड 3d। सल्फर का होता है 4। चलो भैया 2 8 6। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए और 3p में 4, 1 2 3, और ये सल्फर का हो गया 4। तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड की संख्या कितनी हो गई? 2। यही इनकी क्या हो गई? यही अनपेयर्ड की संख्या इनकी हो गई कोवैलेंसी। चलो दोस्तों अब इनकी एक्साइटेड स्टेट पढ़ते हैं। एक्साइटेड स्टेट मैं यहाँ से इसका मिटा करके अलग से समझाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों इनका एक्साइटेड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं। अब यह एक्साइट किया। चलिए एक्साइटेड फर्स्ट लिख रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन 3s के थे ऐसे, और 3p में जो 3 इलेक्ट्रॉन आपने लिखा हुआ था दोस्तों, यह 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे सल्फर में, तो यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में चला गया, डी में चला गया, 3d में चला गया दोस्तों।
तो अब इसके पास कितनी कोवैलेंसी इसकी हो गई, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यही इसकी क्या हो गई, कोवैलेंसी कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। चलो भैया ये तो एक और पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक जगह बना रहा हूँ अपने लिए ताकि आपको समझा सकूँ, मेरे पास ये जगह बच रहा है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक्साइटेड सेकेंड की बात कर रहा हूँ। अब सेकेंड की बात कर रहा हूँ, 3s में इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। p में 3 थे जो कि 3 मौजूद है आपका, क्योंकि ये पहले ही एक्साइटेड होकर d में जा चुका है। अब इनका s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस d में चला गया दोस्तों। तो अब हो गया ऐसे 1 2 3 4, अब ये था और एक और एक्साइट होकर यहाँ आ गया। देख लो पहले से p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ गया था, तो कोवैलेंसी यहाँ पे इनकी कितनी हो गई थी, 4। अब जैसे एक और s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d में चला गया, तो अब कितनी हो गई दोस्तों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास 6, और यही इनकी क्या हो गई, कोवैलेंसी हो गई दोस्तों। 6 हो गए तो यह कोवैलेंसी हो गई। तो दोस्तों ये था कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, और उसमें मैंने आपको कोवैलेंसी बताया। अब देखिए यह सल्फर कितने प्रकार के बॉन्ड बनाएगा। जब 2 अनपेयर्ड है तो यह 2 कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि कोवैलेंसी 2 है। अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, इसका मतलब यह 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंसी 4 है। और यहाँ पे 6 अनपेयर्ड है दोस्तों, इसका मतलब दोनों एक्साइटेड है, एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड। 6 अनपेयर्ड है, इसका मतलब यह 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कोवैलेंसी 6 है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कोवैलेंट बॉन्ड। अगले नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक।